हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान विषय का क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिसमें हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट प्री, एलडीसी, लैब असिस्टेंट या फिर रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ में ही जो क्लास 10th में हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एज इट इज़ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं जनरल साइंस के तौर पर। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 6, 7, 8 और 9th साइंस की ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, तो वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, अध्याय फर्स्ट, जिसमें हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में। अपने दैनिक जीवन यानी कि जो रसायन है, पूरा जो विज्ञान है वो पूरा दैनिक जीवन पर ही डिपेंड होता है ज़्यादातर चीज़ें। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो आप कहेंगे कि दूध फट जाता है। कहते हो, सुनने में आता है ये बात। इसके अलावा देखो, लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो उस पर क्या होता है, जंग लग जाती है। देखा होगा आपने, है ना। आर्द्र मतलब कि खुले वायुमंडल में नमी वाले स्थानों पर जहाँ पे छोड़ दिया जाता है तो लोहे की वस्तुओं पर जो है जंग लग जाता है। ये सब देखा है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, मतलब आपने देखा होगा कि अंगूर पड़े पड़े जो है सड़ने लगते हैं, थोड़ी खटासपन आने लगती है, दाग की तरह वो बदल जाते हैं, किसमिस में चेंज होने दिखता है। ठीक है। भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं? देखो, भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो कि बाहरी तौर पर होते हैं। ठीक है। बाहरी तौर पर अगर किसी भी चीज़ में कोई भी परिवर्तन आ रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। और अगर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे कि लोहे पर जंग आना, ये रासायनिक परिवर्तन होता है क्योंकि इसमें जो है लोहे पर पानी की बूंद गिरती है और रिएक्शन होती है। रिएक्शन के दौरान जो है संक्षारण, आपने नाम सुना होगा, लोहे पर जंग लगना। ठीक है। भौतिक गुण जैसे कि दूध फट गया, ये सब चीज़ें बाहरी है और कुछ चीज़ें जो है भौतिक और रासायनिक दोनों होती है। ठीक है। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। जितना प्रैक्टिकल करके विज्ञान को पढ़ेंगे उतनी ईजी वे में समझ में आ जाएगा। देखो, एक क्रियाकलाप आपको देखने को मिल रहा होगा जिसमें मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा किया जा रहा है। वाच ग्लास एक होता है जो कि लैब में देखने को मिलेगा आप लोगों को, है ना। लैब में होता है, एक छोटा सा प्लेट नुमा होता है, बिल्कुल फ्लैट टाइप में। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पर थोड़ी सी। ये मैग्नीशियम की रिबन है जिसको चिमटे से पकड़ रखा है। अब ये केमिस्ट्री वाला मतलब जो रसायन जो प्रयोगशाला होती है उसमें इस टाइप की चिमटा आपको देखने को मिलता है। घरों में अलग चिमटा देखने को मिलता है। ये बर्नर है, यानी कि स्टोव टाइप में जो चीज़ें होती है वो है। देखो, अब इसको पढ़ो। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर जो है चश्मा पहन सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम का काम कर रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कहीं इधर उधर हो जाए तो। लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर आपको पहले साफ करना है। रेगमाल आपको मार्केट में मिल जाता है। जब आपके घर पे कोई पुताई करने वाले आते हैं तो वहाँ भी आप देखेंगे कि वो पुट्टी वगैरह को घसते हैं तो रेगमाल का इस्तेमाल करते हैं। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्लिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करें, यानी कि इसको जलाना है। इससे बनी राख को जो है वाच ग्लास में इकट्ठा करना है, जैसा कि आपको चित्र 1.1 में देखने को भी मिल रहा है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से आपको दूर रखना है, नहीं तो आंखों में इंफेक्शन वगैरह हो सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का जो है दहन होता है। यहाँ पर देखो, चमकदार श्वेत, यहाँ पर तो येलो येलो दिख रही है, पर हालांकि चित्र में बना दिया। हालांकि यहाँ पर जो है श्वेत लोह के साथ, यानी कि सफ़ेद लोह यहाँ पर निकलेगी। मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में जो है परिवर्तित हो जाती है, और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है चूर्ण। वायु में जो है उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ठीक है। इसके बाद देखो, क्रियाकलाप 1.2 देखने को मिलेगा।
एक परख नली में आपको क्या लेना है, लेड लेना है, लेड नाइट्रेट का घोल लेना है, ठीक है। एक परख नली आपको मिल जाएगी लैब में ही, एक होती है इंजेक्शन टाइप पे, थोड़ी सी लंबी होती है, वो नीचे से इंजेक्शन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, पर उसी गोल शेप में आपको देखने को मिलती है। एक परख नली में लेड्स यानी कि शीशा जो होता है नाइट्रेट का घोल लेना है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देना है और उसका परीक्षण करना है। यहाँ पर क्रियाकलाप 1.3 भी आप देखो साथ में, एक शंक्वाकार फ्लास्क लेना है, कीप नुमा लेना है। यहाँ परख नली में कुछ दानेदार आपको जिंक देनी है। इसमें आपको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 मिला देना है। सावधानी ये रखनी है कि अम्ल का जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो सावधानी से करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे अम्ल ऐसे होते हैं अगर आपकी स्किन पे चले गए तो स्किन जल भी सकती है और घाव भी पड़ सकता है, तो बहुत केयरफुली काम आपको करना होता है। क्या जस्ते के दानों के आसपास, यहाँ पर जस्ता जिंक क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श कीजिए, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? ठीक है, तो इस टाइप से ये शंक्वाकार होती है, इसमें ऊपर की तरफ कॉर्क लगा हुआ है, कांच की जो नली लगी हुई है, ठीक है, जिसमें से H2 गैस ऊपर बाहर निकलेगी। शंक्वाकार फ्लास्क आपको ये दिख रहा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि दानेदार जस्ता साथ में है, ये मिला हुआ है, ठीक है। चलिए भाई देखो, ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन हुआ है, रंग में परिवर्तन हुआ है, गैस का निकाय और उत्सर्जन हुआ है, तापमान में भी परिवर्तन हुआ है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। ये सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं हम रासायनिक समीकरण के बारे में। क्रियाकलाप 1.1 अपन ने पढ़ा, मैग्नीशियम की अभिक्रिया हो रही है वायु के साथ और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वायु मतलब ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन होता है O2, ठीक है, O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन यानी कि Mg का दहन किया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। देखो शब्द रूप में कैसे लिखते हैं, देख एक तरफ लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की क्रिया के लिए किससे हो रही है, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो तीर का निशान है, जहाँ पर तीर के निशान के आगे का जो सिरा है जिधर लगा हुआ है उधर उत्पाद बनता है, और जो पीछे की तरफ होता है उसे हम कहते हैं क्या, अभिकारक। और अगर तीर के निशान के जस्ट ऊपर अगर O2 H2 NiPT OH ऐसा कुछ लिख दें तो उसे हम कहते हैं क्या, उत्प्रेरक। याद रखेंगे। चलो, अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है और इन्हें हम कहते हैं अभिकारक। इस अभिक्रिया से एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे हम कहेंगे क्या, उत्पाद, ठीक है, प्रोडक्ट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उसके मध्य एक तीर का निशान लगाकर, यहाँ देखो ये तीर का निशान लगाकर दर्शा रखा है, ठीक है ना, क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच जो है प्लस का चिन्ह यानी कि योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर यानी कि LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादकों के बीच भी जो है प्लस का निशान लगा सकते हैं और वहाँ पर RHS यानी कि राइट हैंड साइड में यानी कि दाईं तरफ लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होगा और यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। अब देखो रासायनिक समीकरण लिखना सीखते हैं। कैसे लिखते हैं रासायनिक समीकरण, अभी तो हमने शब्द रूप देखा था कि मैग्नीशियम लिख दो प्लस ऑक्सीजन लिख दो बराबर तीर का निशान लगाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बना दो, पर अब इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में या साइंस की भाषा में लिखेंगे प्रतीक से, चिन्ह से, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखना सीख रहे हैं। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है शब्दों की। अब आपने देखा, आप जैसे एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप मान लो कि छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, तब आप अपना नाम लिखेंगे चेतन वर्मा, यानी कि आपका नाम जो भी हो, हालांकि मैं तो मेरा नाम ले रहा हूँ, आप वो लिखेंगे। फिर जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो उसको चेतन कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म,
फिर आगे जाएंगे कोई जॉब वॉब लगेंगे तो CV लिख देंगे, है ना। इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म होती है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, जो शब्द रूप में अपन ने समीकरण लिखी है उसको अब हम प्रतीक रूप में यानी कि और भी संक्षिप्त रूप में शो करेंगे। देखो, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त यानी कि छोटा और उपयोगी बनाया जा सकता है और याद भी रखा जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को स्मरण करें, याद करें, तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। जो हमने मैग्नीशियम लिखा था, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, जहाँ ऑक्सीजन या वायु जो लिखा था उसका होता है O2, और तीर का निशान बताता है कि अभिक्रिया आगे की दिशा में हो रही है और यहाँ पर उत्पाद बनाता MgO, यानी कि इसको कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना समझ में आ गया। चलो, तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें, है ना। क्योंकि दोनों तरफ आपको क्या है, संतुलित करना बहुत जरूरी है समीकरण, वो आपको आगे देखने को मिलेगी। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान है। यहाँ आप ध्यान से देखो, Mg आपको एक ही दिख रहा है, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ एक लिखा होता है केमिस्ट्री की भाषा में। एक यहाँ लिखा हुआ है Mg, इधर की साइड तीर के निशान के इधर भी Mg आपको एक ही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ O के नीचे 2 लिखा हुआ है कि मतलब कि 2 अणु है ऑक्सीजन के, और इधर की साइड कितने अणु है ऑक्सीजन के, 1 अणु है ना। तो अब इसको 2 करने के लिए अपन Mg के आगे क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तो जैसे ही हम Mg के आगे 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाते हैं, पर मैग्नीशियम भी यहाँ पर 2 ही शो होंगे। तो 2 शो होंगे तो इधर Mg के आगे क्या कर देंगे, हम 2 लगा देंगे, ठीक है। तो इधर Mg के आगे भी 2 लगाते ही 2 Mg के अणु हो जाएंगे, O2 के अणु ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और 2 लगाते ही 2 MgO बन जाएगा। ये समझ में आ गया चीज़ें, क्योंकि संतुलित करना बहुत जरूरी है समीकरण को, है ना। ये इसी तरीके का है जैसे आपके पिताजी के 2 बेटे हैं, दोनों में से एक को कुछ कार दिला दी और एक को नहीं दिलाई, तो वो जो दूसरा है वो माथे में आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ऐसे समझ सकते हो आप। तो इसी प्रकार से उसको भी संतुलित करने के लिए उसको भी कार दिलानी पड़ेगी, तो दोनों के पास एक एक कार हो जाएगी। तो इसी तरीके से इसको संतुलित करना आवश्यक है। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना आपको करनी है, यानी कि देखना है कि कम है ज़्यादा है। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। यदि है तो समीकरण संतुलित है, और यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार आपको जो समीकरण देखने को मिली 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का जो है ढांचा समीकरण है, ये संतुलित नहीं है, ये ढांचा है। संतुलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 Mg लिखना पड़ेगा और इधर भी 2 MgO लिखना पड़ेगा। आगे सब समझा दिया जाएगा, चैप्टर में सारी चीज़ें कवर होगी। देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो पढ़ा होगा, है ना। पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो अभी देख लेना, वापिस से समझ जाओगे, और ये पढ़ना बहुत जरूरी है, हर जगह आता है। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम याद होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को जो है संतुलित करना आवश्यक है। कंकाली मतलब कि ढांचा समीकरण, ढांचा मतलब कि उबड़ खाबड़, तो उसे एक प्लेन करना जरूरी है, यानी कि संतुलित करना जरूरी है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बता दिया आपको अच्छे से। अब यहाँ पर क्रियाकलाप 1.3 आपके सामने है, इसमें एक समीकरण दे रखी है, बहुत अच्छी समीकरण है, इसको हम संतुलित भी करेंगे, हो सकता है आगे आपको संतुलित भी बता दे। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, जैसे हमने पहले पढ़ा था मैग्नीशियम, तो हिंदी में लिखा है यहाँ पर जिंक, है ना। उसी तरीके का सेम फॉर्मूला है। फिर अपन ने दूसरी पढ़ी थी Mg + O2 = MgO, यानी कि तीर का निशान MgO। तो इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी भी लिखी हुई, देखो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, एरो का निशान है, जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन यहाँ पर बाहर निकल रही है। तो यहाँ जिंक को लिखते हैं Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखेंगे H2SO4, फॉर्मूले याद रखना, है ना। एरो का निशान है, फिर ZnSO4, और ये जो H2 है ये इधर बाहर निकल जाएगा। 1.3 समीकरण इसको दे देंगे। तो तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु संख्याओं की अगर आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे, देखो यहाँ पर तुलना करो,
Zn यहाँ पर 1 है, दिख रहा है। यहाँ पर भी Zn कितना है, 1 है। यहाँ पर H2 कितना है, 2 है। यहाँ पर H2 कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। इधर ऑक्सीजन 4 है। सल्फर कितना है, 1 है। इधर सल्फर कितना है, 1 है। तो ये संतुलित है कि नहीं, तो संतुलित है, बिल्कुल संतुलित है ना। तो समझ में आ गया आपके। यहाँ पर देखो अब LHS और RHS यानी कि दोनों तरफ के यहाँ पर जो समीकरण है, ये जो ZnH2SO4 है इसको कहेंगे LHS लेफ्ट साइड का, इसको कहेंगे RHS यानी कि राइट साइड का। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया होगा, इतना तो कोई नहीं समझाएगा, समझ लो। अब तत्व यहाँ पर देखो Zn यानी कि जिंक, ठीक है। Zn जिंक है। अभिकारकों में यानी कि तीर के निशान के पहले की चीज यहाँ पर जिंक कितने थे, 1। उत्पाद यानी कि तीर के निशान के आगे कितने जिंक थे, 1। हाइड्रोजन 2 इधर थे, 2 इधर थे। सल्फर 1 इधर था, 1 इधर था। ऑक्सीजन 4 इधर थे, 4 इधर थे। तो हुई ना संतुलित समीकरण। तो बस इसी को संतुलित समीकरण कहा जाता है कि दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर समान है, तो मतलब संतुलित समीकरण है। ठीक है। Fe2 यहाँ पर दूसरी समीकरण देखो, Fe प्लस H2O, तो Fe3O4 प्लस H2। देखते ही लग रहा है कि यह समीकरण संतुलित नहीं है। क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर चरण बता रखे हैं, कितने चरणों में जो है आप लोग इसको सही करेंगे। तो यहाँ पर 7-8 कुछ चरण होंगे, है ना, 7-8 ही होंगे। हाँ 7 चरण है। अब 7 चरणों में देखो स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखेंगे। हालांकि इजी वे में आप जब सीख जाएंगे तो इजी वे में कुछ भी कर सकते हो, पर सीखने के लिए यहाँ पर टेक्निक देखो। रासायनिक चरण फर्स्ट पढ़ रहे हैं, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर समीकरण आपके सामने है 1.4। चरण फर्स्ट में बताया गया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेना है। हालांकि जब आप सीख जाएंगे तो ये बॉक्स वॉक्स कुछ भी काम नहीं आएंगे। जब स्टार्टिंग आप करते हैं, जैसे 10वीं के बच्चे हैं, तो उनके काम की चीज़ें उन्हें सीखना पड़ेगा। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो तो एक बार देखेंगे पढ़ेंगे जिसमें हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर चारों तरफ जो है डिब्बा बना लिया, ये समीकरण थी, इसके चारों तरफ डिब्बे बना लिए। ठीक है। इसमें देखो फिर वो LHS और RHS की संख्या देखनी है, तो Fe लिखा पहले तत्व का नाम। यहाँ पर कितने हैं, इधर की तरफ 1 है, तीर के निशान की इधर की तरफ 3 है। ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 3 लिख दिया। इसी प्रकार से H कितने हैं, H इधर की तरफ 2 है, H2। ठीक है। O के साथ जुड़ा हुआ है तो H2 यहाँ पर 2 है। इधर भी H2 कितने हैं, 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, H2O के देखो O एक ही है, तो यहाँ पर तो 1 है, और इधर O4 है यानी कि 4 है। तो ये संतुलित समीकरण नहीं है। अब तीसरा चरण देखो, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। जो इजी लग रहा हो, जहाँ एक ही चीज हो, वहाँ पहले संतुलित कर लो। ठीक है। वह अभिकारक हो सकता है, उत्पाद हो सकता है। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को आपको चुनना है। जिसमें सबसे अधिक परमाणु हो उसको आपको चुनना है। तो यहाँ पर H2O और Fe3O4 में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यही हुआ, तो चुनना है। इन आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, जबकि बाईं ओर कितने हैं, 1 है। अभी हमने देखा, ये देखो। ठीक है। अब यहाँ देखो, प्रारंभ में अगर हम ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित कर रहे हैं तो यहाँ H2O के साथ जुड़ा हुआ है, तो 1 हाइड्रोजन परमाणु है। इधर कितने ऑक्सीजन के परमाणु, 4 है। तो संतुलित करने के लिए अपन को 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ऑक्सीजन के 4 अणु करना है तो 4 से गुणा कर दो। तो 4 से गुणा कर देंगे, इधर उत्पादों में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। इस टाइप से होगा। ठीक है। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। जैसा कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर, यानी कि 4H2, यहाँ देखो 4H2 लिख दिया है ना। तो H2 लिखते ही हाइड्रोजन की भी संख्या उलट पुलट हुई, इधर तो 4, इधर तो 8 हो गए, 4 × 2 8 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए, और इधर की तरफ हाइड्रोजन तो 2 ही रह गए। तो इनको संतुलित करना पड़ेगा। लेकिन H2O4 या H2O4 नहीं, आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा। तो आंशिक रूप से संतुलित इसको कर दिया है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन को तो संतुलित कर दिया, पर यहाँ पर Fe संतुलित नहीं है, H2 संतुलित नहीं है। तो आगे चलो, Fe और H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। इनमें से किसी भी एक तत्व को आप चुन लो। मान लो हाइड्रोजन को चुनो, क्योंकि उसमें 2 है और F 3 है, तो किसी को भी चुन सकते हो आप लोग, है ना। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को अगर आपको बराबर करना है तो एक तरफ तो आपको 8 का भाग देना पड़ेगा, और एक तरफ आपको
4 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि एक तरफ तो 8 हो जाए और एक तरफ संतुलित करने के लिए 8 ही रहे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो प्रारंभ में 8 H2O में आप लोग क्या करेंगे, 8 लिखा हुआ है और इधर 2 H2O में जो है 2 को 4 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से ये 8 हो जाएंगे। दोनों तरफ 8 करना है, तो एक तरफ तो 8 करना है ना, मतलब दोनों तरफ आपको 8 करने हैं। तो एक तरफ तो आपको दिख रहा होगा कि 4 इंटू 2 हो रहा है, यहाँ देखो, इसको देखो, 4 इंटू 2 करोगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ तो 8 है और यहाँ पर 8 करने के लिए क्या करोगे, 8 लिखोगे ना इसके आगे, है ना। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पर 2 इंटू 4 कर देंगे, यानी कि 8 हो जाएगा। इधर तो 8 लिख देंगे और इधर जो है 2 इंटू 4 कर देंगे। अब समीकरण में क्या हुआ, Fe प्लस H2O बन गया और Fe3O4 हो गया प्लस 4H2O बन गया। अब ये भी क्या है, आंशिक ही संतुलित है, क्योंकि अभी भी क्या रह रहा है, फेरस रह रहा है, Fe रह रहा है, ठीक है। तो Fe इधर तो 3 है और इधर 1 ही है, तो इसको भी संतुलित करते हैं। इसी तरीके से प्रारंभ में यहाँ पर Fe क्या है, 1 है और इधर 3 है, तो इसको क्या कर देंगे, इधर वाले को 3 से गुणा कर देंगे, ताकि यहाँ 3 लिख देंगे और इधर तो 3 ऑलरेडी है, ठीक है ना। इस टाइप से ये हो जाएगा। तो यहाँ 3 Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2O हो जाएगा। अब चरण 6 देखो, जब आप इसको सीख जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, 7-8 चरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर ईजी वे में उड़ जाएगी चीज़ें। चरण 6 में जो है अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या का क्या करेंगे, परिकलन करेंगे, है ना। वापिस से इसको देखेंगे तो 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। यहाँ देखो समीकरण 1.9 आपने देखी है, बिल्कुल संतुलित समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर इधर की तरफ देखो 3 Fe है, इधर भी 3 Fe है, इधर 4 इंटू 4 इंटू 2 है, 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन जो है 4 लगी, ठीक है। इस टाइप से समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है। यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल विधि। क्या कहेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि पूछ ले तो ये जो चरण है आपके संतुलित समीकरण संतुलित करने के, वो आपको लिखना है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित करने का प्रयत्न कर सकते हैं। अब 7वां चरण भी आप लोग देख लो, इसमें क्या है, संतुलित होगी पूरी समीकरण। अब इसमें आपको जो है कौन सा गैस है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा एक्वस है, ये सब चीज़ें लगानी है। भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण 1.9 की सावधानी से जांच करें। चीज़ें समझ में नहीं आती है तो वापस से वीडियो को पीछे ले जाओ और स्पीड पे देख लो, बार बार देखो, हो जाएगी। सावधानी से जांच करें, क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादकों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारक तथा उत्पादकों के रासायनिक गुण के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था होती है कि ये गैस है या सॉलिड है या एक्वस है, इस टाइप से, है ना। अभिकारक उत्पादकों के गैस, द्रव, जलीय, ठोस अवस्थाओं को क्रमशः गैस को तो G से प्रेजेंट करेंगे, स्मॉल g से, द्रव को लिक्विड कहते हैं स्मॉल l से, जल को एक्वस कहते हैं AQ से और ठोस को S से प्रेजेंट करते हैं। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम उनसे एक्वस कहते हैं, यानी कि जब जल में घोल है, कोई चीज़ घुली हुई है, विलयन बना हुआ है, तो उसे हम कहेंगे एक्वस। अतः संतुलित समीकरण यहाँ पर हो जाएगी 3Fe, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में है, ठोस है। 4H2O, H2O में जो है गैस फॉर्म में है, यानी कि जल वाष्प के रूप में, तो गैस यहाँ पर आ जाएगी। Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि इसके चूर्ण करना पड़ता है, इसलिए सॉलिड S लिखेंगे। प्लस 4H2 यानी कि ये गैस होती है। तो इस टाइप से ये पूरी समीकरण संतुलित हो गई है टोटली। ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ गैस चिन्हों का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यह अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप, यानी कि मैं कह रहा हूँ जलवाष्प के रूप में ये बाहर निकलेगी, है ना। प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि ये आवश्यक न हो। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप लोग गैस लिखेंगे, सॉलिड लिखेंगे, ऐसा नहीं। कुछ कुछ जगह यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, कुछ कुछ जगह इसको छोड़ भी देंगे, ठीक है। कभी कभी अभिक्रियाओं की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, यहाँ पर जो 340 एटीएम लिखा है ये एक ताप है। इसको या इसी प्रकार से यहाँ सूर्य का प्रकाश लिखा है, इसी प्रकार से यहाँ कुछ भी चीज़ लिखी होती है तो वो उत्प्रेरक का काम करती है, ठीक है। ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, उसको तीर के निशान के जस्ट ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ CO लिखा हुआ है ना। कार्बन ऑक्सीजन गैस लिखा हुआ है, प्लस 2H2 गैस लिखा हुआ है,
340 एटीएम किसी दाब पर इसको काम की लिया जा रहा है और CH3OH यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, CH3 यहाँ पर बन जाता है। अब देखो 6CO2 एक्वस फॉर्म में है प्लस 12H2O यहाँ पर है। सूर्य का ताप दिया जा रहा है और क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन की जा रही है, तो यहाँ पर ग्लूकोज बन जाएगा। यानी कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 एक्वस फॉर्म में, यानी कि थोड़ा जलीय विलयन बनेगा, प्लस 6O2 गैस यहाँ पर एक्वस के रूप में जाएगी और 6H2O यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर ये संतुलित समीकरण कर सकते हैं, आप लोग इसको संतुलित कर सकते हैं। देखो यहाँ पर प्रश्न आते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिंगन को जो है रेगमाल से अपन ने साफ किया था, वो क्यों किया जाता है, ये पूछा है। आप खुद बता सकते हैं, पढ़ा है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, एक पूरा सेशन आएगा जिसमें आपके ये प्रश्न जो आते हैं बीच में पीछे अभ्यास प्रश्न, वो सब बता देंगे। अगर आप खुद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं की संतुलित समीकरण आपको बनानी है। हाइड्रोजन लेना है H2 प्लस क्लोरीन Cl2, तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। ठीक है, तो उसके आगे HCl के आगे 2 लिख देना, ये संतुलित हो गई। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट की, बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम जल के साथ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, इनको संतुलित आप लोग कर सकते हैं। अभी मैंने बताया जैसे 7 चरण फॉलो करके आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अवस्थाओं के संकेतों के साथ, यानी कि अब जो पूछा गया है उसमें आपको सॉलिड है, एक्वस है, संतुलित तो करनी है समीकरण, साथ में ये भी लिखना है। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन अघुलनशील बेरियम सल्फाइड का अवक्षेप देता है, यानी कि 2-2 विलयन यहाँ पर बनेंगे। याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन अगर जल में जाता है तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल से जो है अभिक्रिया करके जो है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का विलयन प्लस H2O देता है। ठीक है, NaOH की रिएक्शन करनी है आपको HCl के साथ और एरो लगाकर बन जाएगा NaCl प्लस H2O, तो उसको संतुलित आप कर सकते हैं। इसी टाइप से करना है, थोड़ा खुद का दिमाग भी आपको लगाना होगा। चलो अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आप नॉर्मली पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक संयोजन अभिक्रिया होती है, एक वियोजन अभिक्रिया होती है, एक विस्थापन होती है, एक द्विविस्थापन होती है। पहले नॉर्मल फॉर्मूले से आप समझो। संयोजन अभिक्रिया होती है कि 2 चीज़ों को जोड़कर जो चीज़ बनाई जाती है उसे संयोजन कहते हैं, यानी किसी चीज़ का जुड़कर बनना। वियोजन मतलब होता है कि कोई एक बड़ी सी चीज़ है, उसको तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है और 2 टुकड़े किए जा रहे हैं, वो होती है वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि किसी के स्थान पर किसी दूसरी चीज़ का आ जाना, 2 प्रोडक्ट में से एक का इधर उधर हो जाना विस्थापन। अगर द्विविस्थापन पूछ रहा है तो मतलब दोनों प्रोडक्ट का अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाना और उन 2 प्रोडक्ट का इधर से इधर आ जाना। ठीक है, तो इस टाइप से ये नॉर्मल लैंग्वेज में तो अपन ने समझ लिया। अब अपन केमिस्ट्री यानी कि जो रसायन है, साइंस की भाषा में समझते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ठीक है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही मिश्रण बाहर से आता है, अंदर मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से जो नया पदार्थ का निर्माण होता है, उनको अध्याय 3 और 4 में हम अध्ययन करेंगे, ऐसा कुछ कहा गया है। देखो संयोजन अभिक्रिया देख लो। यहाँ क्या किया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लिया गया है, इसमें धीरे धीरे जल मिलाया गया है। आपने देखा होगा बहुत सारी बार क्या करते हैं कि चूना गला देते हैं दिवाली के टाइम, तो वही चीज़ है। धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श करना है, आप इसके ताप में क्या परिवर्तन पाते हैं। यहाँ पहले देखो, ये कैल्शियम ऑक्साइड के कण हैं और ये जल मिला हुआ है, ये बीकर है। ठीक है, तो जल के साथ जब कैल्शियम अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो कैल्शियम बुझा हुआ चूना यहाँ पर होता है CaO। ठीक है, CaO को बुझा हुआ चूना कहते हैं। याद रखना, यही पूछा जाता है कि कंपटीशन में बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र बताओ, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र बताओ। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना याद करने के लिए आपको ये याद रखना है कि उसमें जल के अणु आ गए, ऑक्साइड हो गया उसका, हाइड्रोक्साइड हो गया उसका। और अगर बिना बुझा हुआ है तो उसमें ऑक्सीजन है, हवा में है। ठीक है, चलो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का जो है निर्माण करता है। एक बिना बुझा हुआ चूना है जो जल के साथ मिलकर क्या कर देगा, बुझा हुआ चूना बना देगा। खुद बिना बुझा हुआ है और बुझा हुआ बना देगा, ये याद रखेंगे तो याद हो जाएगा।
बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला होता है CaO, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। H2O के साथ रिएक्शन करता है तो CaOH2 बनता है एक्वस फॉर्म में, यानी कि ये विलयन बनता है जिसे हम कहेंगे बुझा हुआ चूना। याद रखेंगे बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH2, है ना, और CaO होता है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये जो CaOH बुझा हुआ चूना था इसको कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो बिना बुझा हुआ चूना है उसको कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। दो चीज़ें मिल रही है और एक चीज़ बन रही है, ठीक है, ये होता है संयोजन नॉर्मल। चलो, क्या आप जानते हैं ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी पहले होता था, अभी तो नई नई चीज़ें आ गई है मार्केट में। पहले ऐसा होता था कि गाँव में जब पुताई की जाती थी तो एक मटके में, है ना, वो कैल्शियम ऑक्साइड को गलाया जाता था, उसमें जल डाल दिया जाता था, तो वो बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ रिएक्शन करके बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल ट्वाइस बना देता था, जिसको आप जो है दीवारों पर रंग करने में लिए करते थे, है ना, सफ़ेदी करने, ठीक है। सफ़ेदी करने के लिए किया जाता था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यहाँ पर देखो CaOH2 CO2 गैस के साथ रिएक्शन करके धीमी गति से रिएक्शन होगी, यानी कि बहुत स्लो चलेगा, करके दीवारों पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देते हैं, यानी कि CaCO3 कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यहाँ पर जो कार्बोनेट आपको दिख रहा है H2O के नीचे, ये गलत है, ये पास में ही लिखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। H2O को तो जल कहते हैं, यहाँ कार्बोनेट लिखा है तो ये थोड़ा सा देख लेना, है ना, गलती मत करना। कैल्शियम कार्बोनेट के एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है CaCO3, है ना। कैल्शियम जो कार्बोनेट जो है CaCO3, ये संगमरमर का सूत्र होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताओ, तब याद नहीं आता, तो इसलिए CaCO3 याद रखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। याद नहीं भी रहता है तो एक दिमाग में मटका बनाओ। मटके में आप लोग जो पुराने टाइम में चूना डालते थे उसको कहते थे बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि CaO, उसमें क्या डाल देते थे, जल। 2-3 दिन तक उस मटके को रखा जाता था, फिर उससे क्या बन जाता था, CaOH2, यानी कि बुझा हुआ चूना, सफ़ेदी करने में काम आता था। अब क्या होता है, उस जो बुझा हुआ चूना है CaOH2, उसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम कहते हैं क्या, संगमरमर, ठीक है। अब कोयले की रिएक्शन देखो, कोयला दहन करा रहे हैं, कोयला जला रहे हैं। नॉर्मल बात है, कोयला जलाना मतलब कि कार्बन को जलाना। तो कार्बन यहाँ पर C है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, प्लस यहाँ पर O2 गैस होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस ये बनाता है, ठीक है। 1.15 यहाँ पर देखने को मिल गया होगा। जल कैसे बनता है, H2 हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर जो है ऑक्सीजन के 2 अणुओं के साथ रिएक्शन करते हैं और जल बना देते हैं पानी, ठीक है। तो 2H2 गैस फॉर्म होती है, प्लस O2 भी गैस फॉर्म होती है, और 2H2O यहाँ पर बन जाता है लिक्विड फॉर्म में। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ दो होते हैं, तत्व या यौगिक संयोग करके यानी कि जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। याद रह जाएगा, दो चीज़ों को जोड़कर एक बड़ा पदार्थ बनाना संयोजन, है ना। क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा उत्पन्न होना मतलब कि ऊष्माक्षेपी, या याद रख लो कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो ऊष्माक्षेपी, तो शेपी याद रख देंगे, है ना, ऐसे हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये बाद में याद नहीं आएगी, अभी अभी तो बढ़िया याद आ जाएगी। अब ऊष्माक्षेपी के उदाहरण फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन यहीं से बना हुआ था। जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया निम्न में से नहीं है, बस ये था। तो प्राकृतिक गैस का दहन है, जिसमें क्या होगा, मेथेन होती है जिसको कहते हैं CH4, गैस फॉर्म में होती है। ऑक्सीजन के 2 अणु लेने हैं, यानी कि यहाँ पर 4 अणु संतुलित कर दी समीकरण को।
तो CO2 गैस के फॉर्म में निकलेगी प्लस 2H2O निकलेगी प्लस ऊर्जा या ऊष्मा के रूप में निकलेगी। इसको कहेंगे हम ऊष्माक्षेपी। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है? बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे कि चावल है, आलू है, ब्रेड है। इनमें मिलता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से जो है ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम होता है श्वसन, जिसका अध्ययन आप करेंगे। श्वसन में भी क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये क्या है? ऊष्माक्षेपी, 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 ऐसे याद रख लो। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं C6H12O6। मेरी आदत में आ रहा है C12O6, है ना, तो ये याद रखें। C6H12O6 एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन भी एक्वस फॉर्म में ही मिलेगी और यहाँ पर 6CO2 एक्वस फॉर्म में ही निकलेंगे जलीय विलयन में और यहाँ पर 6H2 बन जाएगा, ये ऊर्जा के रूप में बाहर निकले। अब देखो भाई, शाक सब्जियां वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना भी क्या होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप गांव जाते हैं तो एक रेवड़ा होता है जहां पर गाय गोबरों के जो है, गाय भैंसों के जो अपशिष्ट पदार्थ है, गोबर वगैरह, उसको डाला जाता है। तो वहाँ देखना आप कि वहाँ से कुछ ऊर्जा टाइप में निकलती हुई दिखेगी। सर्दियों में स्पेशल तौर पर आपको दिख जाएगा क्लियर क्लियर। तो वो ऊर्जा निकल रही है, मतलब वो क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जहाँ ऊर्जा निकले वहाँ ऊष्माक्षेपी, जहाँ ऊर्जा न निकले वहाँ ऊष्माशोषी। देखो, क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ पर एक लड़की आपको दिख रही होगी, जरूर दिख गई होगी। फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परखनली को गर्म करने और गंध को सूंघने की सही विधि। यहाँ देखो, बर्नर आपके साथ हैं। एक नली है, क्वोथन नली, जिसमें खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर न करें, आपको थोड़ा दूर रखना है, तिरछा रखना है। क्वोथन नली इसको कहते हैं। फेरस सल्फेट का यहाँ पर क्रिस्टल आपको दिख रहा है जो कि जला रही है लड़की, ठीक है। गैस को धीमे से अपने नाक की ओर मोड़ दीजिए, हल्का हल्का सूंघना है आपको, ज़्यादा नहीं। क्लोरोफॉर्म बिल्कुल भी छेड़ नहीं करना है, नहीं तो बेहोश हो जाओगे, मर भी सकते हो, है ना। वियोजन अपघटन अभिक्रिया देखो, एक शुष्क क्वोथन नली में 2 ग्राम आपको फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेना है। ऊपर का तो पढ़ लिया था ना, हाँ बिल्कुल पढ़ लिया था। एक शुष्क क्वोथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल आपको लेना है। क्रिस्टल मतलब कि जैसे मिश्रित की तरह होगा, है ना। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान आपको देना है। क्वोथन नली को बर्नर यानी कि आपको उसको जलाना है। गर्म करने के पश्चात आप देखेंगे जो क्रिस्टल बना है उसका रंग जो है चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं कैसे क्या चेंज होगा। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है? सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। फेरस सल्फेट का सूत्र होता है 2Fe, FeSO4 होता है। यहाँ पर समीकरण को संतुलित करने के लिए आगे 2 लगाया गया है। तो फेरस सल्फेट ऊष्मा के साथ यहाँ पर होगा तो Fe2O3 जिसको कहेंगे फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 निकलेगा प्लस SO3 निकलेगा, ये याद आपको रखना है। फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड में बदलने के बाद कौन से प्रोडक्ट या कौन सी चीज़ें निकलती है, तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है, तो वो SO2 है और SO3, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिक्रमक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है और यह अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर एक बड़ा अणु था फेरस सल्फेट का, उसके टुकड़े हुए तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में बदला, इसको कह दिया क्या? वियोजन। वियोजन मतलब किसी चीज़ का टूटना। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O यहाँ पर जल के अणु है का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर ऑक्साइड कहते हैं SO2 को, सल्फर ट्राईऑक्साइड यानी कि SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक जो होता है ऑक्साइड होता है जो ठोस होता है, जबकि SO2 SO3 क्या है? गैस है, ठीक है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर अपन ने पढ़ा ही था। संगमरमर चूना पत्थर जो होता है CaCO3 होता है, CaO बुझा हुआ चूना होता है और CO2 गैस निकलती है। देखो ऊष्मा देने पर आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे तो चीज़ें कवर होगी, ना ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, मैं कह दूँ। इसमें दिमाग घुसाना पड़ेगा आपको, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जब जाके चीज़ समझ में आएगी।
है ना। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित यानी कि टूटना, CaCO3 यहाँ पर टूट गया किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CO में प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में। एक वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कर सकते हैं। इसके अनेक उपयोगों में एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये याद रखेंगे, है ना। और सीमेंट के ऊष्मा के द्वारा भी वियोजन अभिक्रिया को जो है ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यहाँ ऊष्मा यूज की जा रही है तो इसको ऊष्मीय वियोजन कह रहे हैं, ऊष्मा की उपस्थिति में इसका टूटना। ठीक है, यहाँ क्रियाकलाप आपको देखने को मिल रहा है कि एक क्वोथन नली लेनी है, उसमें लेड नाइट्रेट 2 ग्राम लेना है आपको। चिमटे से जो है क्वोथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर उसको गर्म करना है। आप देखेंगे क्या क्या चेंज होता है वो आप खुद देखेंगे। देखो, आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं निकलेगा, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 का धुआं होता है। जो धुआं भूरे रंग का निकल रहा है वो NO2 का धुआं है। ठीक है, तो यहाँ पर 2PbNO3 का होल ट्वाइस यानी कि ये होता है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का सूत्र पूछ लिया जाए तो PbNO3 का होल ट्वाइस लिखेंगे। सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, इसके टुकड़े होंगे मतलब कि वियोजन होगा। तो तापमान यहाँ पे यानी कि हीटिंग दी जा रही है, तो 2PbO यानी कि लेड ऑक्साइड एक अलग सॉलिड उसमें निकल गया। 4NO2 गैस फॉर्म में यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल गया। O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस निकल गई। ठीक है, यह था आपका नॉर्मल सा वियोजन। इसके बाद एक और यहाँ पर दे रखा है, इसको भी देख लीजिएगा। जल का विद्युत अपघटन कराया जा रहा है, यानी कि आप देखते होंगे गीजर वगैरह, देखा वही चीज़ है। एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छेद करके उसमें रबड़ की डाट लगा दीजिए, है ना। इन छेदों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, यानी कि वो रडें डालनी है। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंद आपको डालनी है, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कि H2SO4 की बूंद आपको जल में डाल देनी है। जल से भरे 2 आशंकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख देना है, जस्ट उल्टा करना है। ठीक है ना, परख नलियाँ जस्ट उल्टी, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा, ये परख नलियाँ जस्ट उल्टी करके इस लेड के ऊपर डाल दी। लेड होती है, आपने देखा होगा सेल के अंदर जो पुराने सेल आते थे उसमें वो काला काला निकलता था, वो लेड होती। ठीक है भाई, मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंद आपको डालनी है। जल से भरी 2 आशंकित परख नलियों को 2 कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख देना है। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके यानी कि लाइट जलाकर इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। नॉर्मल प्रोसेस है, ये बुलबुले आशंकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं, यानी कि उसको इधर उधर कर देते हैं। क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान होगा? जब दोनों परख नलियां गैस से भर जाए तो उन्हें सावधानी पूर्वक आप हटाएंगे। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की आपको जांच करनी है ना। इस चरण के लिए जो है आपको शिक्षक की आवश्यकता है, आप खुद ना करें। दोनों स्थितियों में क्या होता है ये देखना है, दोनों परख नलियों में कौन सी गैस उपस्थिति ये देखनी है। अब यहाँ चाइना डिस्क देखो, चाइना डिस्क आपने देखी होगी, चाय वाय पीते हैं, चीनी की बर्तन। ठीक है, उसमें आपको 2 ग्राम क्या लेना है, सिल्वर क्लोराइड। इसका रंग क्या है पहले ये देख लो। इस चाइना डिस्क को थोड़ी देर के लिए आपको सूर्य के प्रकाश में, यानी कि जब सूरज की किरण किसी पे पड़ेगी तो वो रिएक्शन करेगी, तो क्या फर्क पड़ता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है वो आपको देखना है। तो दूसरा रंग हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का जो सिल्वर क्लोराइड है वो दूसर हो जाएगा, मतलब थोड़ा हल्का चेंज आ जाएगा। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का जो है सिल्वर तथा क्लोरीन में विघटन हो जाता है। जैसे कि 2AgCl लिया, ये होता है सिल्वर क्लोराइड। इसको सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करा तो 2Ag बनेगा और Cl2 गैस बनेगी। सिल्वर ब्रोमाइड में क्या करेंगे, 2AgBr लेंगे, वही सूर्य का प्रकाश 2Ag प्लस Br2 गैस के रूप में निकल जाएगा। इस अभिक्रिया का उपयोग जो है हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी। जिनों में ऊष्मा ली जा रही है उन्हें क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी। यानी कि जो भी वियोजन अभिक्रिया है वो सभी ऊष्मा शोषी है लगभग। और जिनमें ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त हो रही है वो सभी संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि ऊष्मा शेटी, ऊष्मा शेपी, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है,
निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। एक परख नली में आपको लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाना है, हिलाना है। अपनी हथेली से परख नली के नीचे के सिरे को आपको छूना है। आपको पता चलेगा कि ये ऊष्माशेषी है या ऊष्माशोषी है ना। ये हीटिंग से पता चलता है। यहाँ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं या आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हम पढ़ेंगे अब विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर भी आपको क्रियाकलाप देखने को मिलेगा कि लोहे की 3 कीलें आपको लेनी है, उन्हें रेगमाल से आपको रगड़ना है, ठीक है। और इनको जो है परख नली में यहाँ पर प्रत्येक परख नली में 10 ml जो है आपको कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है। दोनों कीलों को आपको धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली बी में जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक आपको डुबो कर रखना है। दिख रहा है आपको चित्र में। तुलना करें कि कील में अलग रखिए, दोनों कीलें आपको अलग रखनी है। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से आपको बाहर निकाल लेना है। परख नली ए भी देखनी है, परख नली बी भी देखनी है। किसकी रंग में तीव्रता की तुलना करनी है ना। नीले रंग की तीव्रता की तुलना करनी है, किसमें ज़्यादा है, किसमें कम है, किसमें जल्दी है, किसमें लेट है। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से भी आप लोग कर सकते हैं। इस टाइप से आपको लटकाना है। ये दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ देखो, प्रयोग से पहले आपने जो कीलें ली थी ना वो इस टाइप की थी, ये देखो। और ये जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालने के बाद की कील है इस टाइप की। ये पहले यूज़ ली थी, सफ़ेद कलर की थी, थोड़ी दूसरा टाइप में होगी। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे कि ए वाला विलयन है वो तो बिल्कुल ब्लू रहेगा और बी वाला विलयन है उसमें इस टाइप से चेंज हो जाएगा, कलर ही उड़ जाएगा। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग मलिन क्यों हो गया? इसका कारण भी है। क्या हुआ इसमें? विस्थापन अभिक्रिया हुई है, यानी कि Fe+CuSO4 जो एक्वस फॉर्म में था, कॉपर सल्फेट का विलयन जो नीले कलर का था वो FeSO4 यानी कि उसमें क्या है, आयरन यानी कि लोहे के कण चले गए सल्फेट के अंदर, तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर यहाँ पर बाहर हो गया। यहाँ से जो है कॉपर बाहर हो गया। यहाँ पहले नीला था, इसमें जो है अच्छा साफ सुथरा था और इसमें जो है आयरन के गुण जैसे ही गए या आयरन के कण जैसे ही गए ये मलिन हो गया, कम रंग हो गया। इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि अगर आप 2 भाई हैं, दोनों भाइयों में युद्ध हो गया तो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, फिर वापस इधर उधर आ गए, तो ये विस्थापन, ठीक है। Zn जिंक होती है, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके, तो ये जो जिंक है वो सल्फेट के साथ चला गया और कॉपर यहाँ पे नाराज होके बाहर। तो Pb+CuCl2 है, CuCl2 कहते हैं कॉपर क्लोराइड, तो PbCl2 के साथ यानी कि लेड क्लोराइड बना लेता है और यहाँ पर Cu बाहर, ठीक है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा जो है अधिक क्रियाशील तत्व है, वे कॉपर को उसके यौगिक से जो है विस्थापित कर देते हैं। जिंक और लेड जो है ना, जिंक और लेड जो है यानी कि Zn और Pb जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तभी तो यहाँ पर जो है अपना प्रभाव जमा लेते हैं, ठीक है। देखो, बोरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण। आपको बेरियम क्लोराइड की विलयन युक्त परख नली मिली है जिसमें आपको सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें सोडियम सल्फेट के विलयन युक्त परख नली का आपको देना है, उसमें मिलाना है। देखो, ये होती है द्विविस्थापन, यानी कि दोनों में चेंज हो जाएगा। एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए, एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड विलयन लीजिए, दोनों विलयनों को मिला लीजिए और यहाँ पर देखेंगे आप कि बेरियम सल्फेट बन जाएगा और साथ में ही क्या बन जाएगा, सोडियम के साथ तो इसका भाई आ जाएगा, है ना, क्लोराइड का, और बेरियम के साथ सल्फेट चला जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। चलो, आप देखेंगे कि श्वेत रंग यानी कि सफ़ेद रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो कि जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यह द्विविस्थापन में देखने को मिलेगा। Na2SO4 ये होता है सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में, प्लस BaCl2 ये होता है बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में। BaSO4 यानी कि जो इसका Ba है वो इसके SO के साथ चला जाएगा, इसका N है वो इसके Cl के साथ चला जाएगा। समझ रहे हो, उल्टा पुल्टा, अदला बदली। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर बेरियम सल्फेट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। BaSO4 बेरियम सल्फेट सॉलिड स्टेट में, प्लस 2 NaCl जो है एक्वस फॉर्म में सोडियम क्लोराइड जो कि नमक होता है। ऐसा क्यों होता है? Ba2+ तथा SO4 2- की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेपण का निर्माण होता है और एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है, नीचे आ जाता है। वे अभिक्रिया होती है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है,
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आयनों का मतलब 2+ है, 2- है, 4+ है, 4- है, +1 + इधर उधर हो रहे हैं तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1.2 में ध्यान दीजिए, जिसमें आपने लेड नाइट्रेट, यहाँ पर जो सेकंड लिखा है वो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, वो आगे आपको देखने को मिलेगी कैसे निकालते हैं। पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित किया था। अवक्षेप किस रंग का था? क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं? क्या इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए? क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? आप खुद कर लेना, नॉर्मल है ना। उपचयन अपचयन पढ़ते हैं। क्या होता है उपचयन, क्या होता है अपचयन? देखो, चाइना डिस्क वही चीनी की प्लेट, उसमें 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म करना है, फिर उसको देखना है। यहाँ पर देखो भाई ने काम भी लगा दिया इसको गर्म करने का। ये बर्नर है, इस पर यहाँ पर नेट वाली जाली रखी हुई है, फिर इस पर जो है कॉपर की चीनी की वो रख दी है ताकि ये टूटे ना, ठीक है ना। अब देखो, कॉपर चूर्ण की सतह पर जो है कॉपर ऑक्साइड सेकंड की काली परत चढ़ जाती है। और यह काला पदार्थ क्यों बना? क्या कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना? तो देखो, 2Cu + O2 के साथ रिएक्शन होगी, गर्म कर रहे हैं तो CuO यानी कि ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। यदि इस गर्म पदार्थ CuO के साथ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें, यानी कि CuO की रिएक्शन H2 से करा दें, तो Cu कॉपर अलग और जल का अणु अलग, ठीक है। हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें तो सतह की काली परत भूरे रंग की परत हो जाती है, वापस चेंज होगी, क्योंकि इस स्थिति में जो है विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है और कॉपर वापस से प्राप्त हो गया आपको, है ना। तो CuO + H2 तापन यानी कि गर्म करा तो Cu + H2 बन गया। तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको कहते हैं उपचयन। उपचयन, वृद्धि हो रही है ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन, ऑक्सीजन की कमी अपचयन, याद रखेंगे। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हानि या कमी हो रही है तो उसे कहेंगे अपचयन, ठीक है ना। आगे देखो, अभिक्रिया 1.29 में कॉपर सेकंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, यानी कि एक तरफ आप देख रहे होंगे CuO लिखा है, अब इसमें से O हट गया तो ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी ना। तो कमी होना हमने कहा था कि वो अपचयन है। और H2 में क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन हो गया, ठीक है ना। तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है वो उपचयन। तो अपचयन उपचयन की जो ये अभिक्रिया है उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। रह जाएगा याद, यही लिखा है हिंदी में भी। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए यह उपचयित हो रही है, अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा है तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये देख लो, रेडॉक्स अभिक्रिया के और भी उदाहरण हैं, जैसे कि ZnO + C तो Zn + CO बनता है। MnO2 + 4HCl होता है तो MnCl2 + 2H2O + Cl2, ये दोनों अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अगर उदाहरण आ जाए या ऐसे रिएक्शन दे दे और पूछ ले कि ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स, अपचयन उपचयन, तो आपको बताना है रेडॉक्स, ठीक है। जिसमें दोनों चीज हो रही है, अपचयन भी उपचयन भी, तो वो रेडॉक्स होती है। अभिक्रिया 1.31 में कार्बन उपचयित होकर CO तथा ZnO अपचयित होकर Zn बना रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास अपचयित, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयित, ठीक है। 1.32 में जो है HCl में Cl2 में उपचयित और MnO2 MnCl2 में अपचयित हो रहा है, ठीक है। ये याद रखेंगे, सीखोगे सब चीज़ सीख जाओगे। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास हो। अब ऑक्सीजन की जहाँ वृद्धि हो रही है वहाँ हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है वहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो जहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो वो क्या होगा? उपचयन। और अपचयन कब होगा? जहाँ ऑक्सीजन का कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, याद रखें। क्रियाकलाप 1.1 में जो है आप ध्यान देंगे, और जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है वहाँ श्वेत पदार्थ जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अभिक्रिया में जो मैग्नीशियम है वो उपचयन या अपचयन क्या है वो आपको बताना है, ठीक है ना। जहाँ Mg है, Mg में से अगर O निकल के जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी। कमी होना अपचयन, और जुड़ रहा है तो उपचयन, ये आप खुद बताएंगे। नॉर्मल देखो, अब आ गया है संक्षारण, वही जंग लगना। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? ये होती है उपचयन अभिक्रियाएं, यानी कि ऑक्सीजन की उपचयन अभिक्रियाएं होती है, जिसमें क्या होता है आपको पता है ना क्या होता है?
उपचयन अभिक्रिया वो है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, उपचयन। तो उपचयन ही पढ़ेंगे अपन। इनके उदाहरण देख लेते हैं। एक तो संक्षारण है, यानी कि जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती है। बिल्कुल देखा होगा, जब आपकी आरसीसी करते हैं तो छत पे देखना सरिया जो आता है तो वो बिल्कुल ऐसा आएगा कि बहुत अच्छा वाला है, और थोड़े टाइम बाद देखेंगे उस पर जंग लगते ही वो पीला पीला हो जाता है, घटिया हो जाता है। लेकिन कुछ समय पश्चात उस पर लालिमा युक्त तो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को हम कहते हैं लोहे पर जंग लगना। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही प्रतीत होता है। चांदी में भी लगती है ना, तांबे में भी लगती है, पर उनकी जो है कलर चेंज होता है। चांदी में लगेगी तो काली पर चढ़ेगी, ऊपरी हरी पर चढ़ना, ये सब चीज़ें होती है ना। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के, अम्ल मतलब कि खट्टा, आर्द्रता मतलब कि नमी, जहाँ पर गीलापन हो, आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत, चांदी के ऊपर भी जंग लगता है, उसको हम कहेंगे काली परत आना, मतलब जंग लगना चांदी के ऊपर, ठीक है। और ऐसे समझ सकते हो, तांबे के ऊपर हरी परत की जंग चढ़ जाती है, ये मान सकते हो। तो ये संक्षारण के उदाहरण थे। यहाँ पर देखो, संक्षारण के कारण कार का जो ढांचा रहता है, पुल रहता है, लोहे की रेलिंग रहती है, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी जो भी वस्तुएं हैं बहुत क्षति होती है उनमें। तो लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में अपन संक्षारण के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो विकृत गंधिता क्या होती है। आप बहुत सारी बार देखते होंगे कि चिप्स की थैली में से आपको तेल की स्मेल आती है, ये सब विकृत गंधिता है। बस आप इसको पढ़ लो। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है और उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। उपचयित होने पर, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास, उपचयन। उपचयित होने पर तेल तथा वसा विकृत गंधी हो जाती है और उसके स्वाद या गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिओक्सीकारक मिलाए जाते हैं। आपने देखा होगा अचार जब बनाते हैं तो उसमें नमक मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? वो इसीलिए मिलाया जाता है ताकि वो बदबू न मारे। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाली थैली में, जो चिप्स की थैली आती है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। वो आप कहते हैं ना फूली हुई है, इसमें तो ऑक्सीजन भर दी, इसमें वायु भरी हुई है। नहीं, वो नाइट्रोजन भरी हुई है। जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है भाई, पढ़ लेना, आप कर लेना। जब आपने इतने ध्यान से अगर सुना है तो क्वेश्चन इजी वे में हो जाएंगे, और अगर फॉर्मेलिटी में सुना है तो नहीं होंगे। आपने क्या सीखा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर का सार है। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण, ऐसे कहते हैं ना कि पहले नोट्स बनाओ फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिक्रिया उत्पाद प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। बताया था मैंने, एस, जी, एक्वस, लिक्विड, एल, ऐसे बताया था, ठीक। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है जिससे समीकरण में अभिकारक उत्पाद दोनों ही ओर से रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होगी और समीकरण को संतुलित होना आवश्यक है ना। अगर आवश्यक नहीं होता तो आपके पिताजी आपके भाई को अगर कार दिला देते तो आपको दिक्कत नहीं होती, है ना। पर संतुलित करना जरूरी है, वरना फिर उन्होंने वाइफ आएगी, फिर वो कहेगी नहीं उन्हों को तो इतना दिला दिया, समझ। तो बस ऐसे कोरिलेट करके रसायन पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, सब उदाहरण अप्लाई करो। इसमें गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, प्रोडक्ट, आप लोग जो है जितनी दैनिक जीवन की चीज़ें, अचार, मुरब्बा, नमक, सब चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ो। ये केमिस्ट्री है, रसायन है, ऐसे ही समझ में आएगी। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक उत्पाद दोनों ही ओर से रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण को संतुलित होना आवश्यक है। इसके बाद संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ टूटता है, दो नए पदार्थ बन जाते हैं, है ना। दो या दो से अधिक पदार्थ बनना वियोजन। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, उष्मा निकल रही है, तो उसको उष्माशेटी यानी उष्माक्षेपी ऐसे याद रखना। और जिनमें उष्मा का अवशोषण यानी कि उष्मा उसको चाहिए तो वो उष्माशोषी है ना। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर रहा है तो विस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन में क्या है, दो अलग अलग परमाणु के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान हो रहा है, वो द्विविस्थापन है। अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय लवण प्राप्त हो रहा है। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का अगर योग हो रहा है
ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास वो होता है ऑक्सीकरण, या उसको कहेंगे हम क्या, उपचयन। और अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, योग हो रहा है, तो वो होगा अपचयन। बस ये ऐसे याद रखना है। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप खुद करेंगे, नहीं आते हैं तो एक सेशन आएगा उसमें ये क्वेश्चन रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, पूरा चैप्टर ईजी वे में समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से आपको ये एनसीईआरटी पढ़नी होती है, फॉलो करनी होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर फिनिश है। सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।